हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे इंडियन पॉलिटिकल थॉट एंड इसमें हमने लास्ट सेशन में रविंद्रनाथ टैगोर जी की रिगार्डिंग किया एंड आज हम इस सेशन में श्री अरविंद घोष जी की रिगार्डिंग करेंगे, जिनका बर्थ 1872 में होता है एंड इनकी डेथ 1950 में होती है, जिन्होंने इंडिपेंडेंस को देखा एंड जिन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल भी की, जो इनमें से आते हैं। आज हम इस सेशन में इनकी ब्रीफ बायोग्राफी करेंगे। तो अगर हम श्री अरविंदो घोष की बात करते हैं तो श्री अरविंदो जी एक महान कल्चरिस्ट, स्पिरिचुअलिस्ट एंड नेशनलिस्ट कहे जाते हैं, जी एक बहुत ही बड़े जर्नलिस्ट भी थे, जिन्होंने इंडिया को अवेकन करने का काम किया है। तो जो श्री अरविंदो घोष जी हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रिंस ऑफ द इंडियन थिंकर। जितने भी इंडियन थिंकर्स हैं ना, उनमें सबसे ज्यादा सिस्टेमेटिक थिंकिंग किसकी मानी जाती है, अरविंदो घोष की मानी जाती है। जो बहुत ही अच्छे पोएट, मेटाफिजिशियन, एक फिलोसफर थे, एक जर्नलिस्ट थे, एक महायोगी थे, तभी तो श्री अरविंदो घोष कह रहे हैं। तो इन्होंने योग के रिगार्डिंग की हमको शिक्षा दी है। तो इनके रिगार्डिंग लॉर्ड मिंटो क्या कहते हैं, मोस्ट डेंजरस पर्सन वी हैव टू रेकॉन विद, मीनिंग जितने भी पर्सन्स हैं जिनसे वो आज तक मिले हैं, उनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक इंडियन कौन से हैं, श्री अरविंदो घोष ही हैं। तो इसके लिए ये कहा जाता है। तो जो अरविंदो घोष जी हैं, इन्होंने क्या डिवेल्प किया, एक यूनिक पॉलिटिकल थॉट दैट ब्लेंडेड स्पिरिचुअल एंड नेशनलिस्टिक आइडियाज। तो इन्होंने एक ऐसी थॉट को रिप्रेजेंट किया जिसमें स्पिरिचुअलिटी है, इसको भी इंक्लूड करेंगे, नेशनलिज्म है, इसको भी इंक्लूड करेंगे। तो जैसे हम स्वामी विवेकानंद जी की बात करते हैं, उनकी थिंकिंग स्पिरिचुअल में आती है, लेकिन जे स्पिरिचुअल के साथ साथ क्या है, नेशनलिस्ट भी माने जाते हैं। तो इनने दोनों का मिक्सचर है। इनकी लाइफ के भी टू फेजेस हैं, एक पॉलिटिकल एक्टिविज्म का, एक स्पिरिचुअल एक्टिविज्म का। तो इन्होंने दोनों को क्या कर दिया, बहुत अच्छे से ब्लेंड कर दिया। तो इन्होंने कल्चर को, स्पिरिचुअलिज्म को, योग को, इन सबको नेशनलिज्म के साथ कैसे मिक्स कर कर अपनी थिंकिंग दी है, हम आने वाले सेशंस में देखेंगे। अगर हम इनकी अर्ली लाइफ की एजुकेशन की बात करते हैं तो इनका बर्थ 15 अगस्त 1872 को इन कलकत्ता, बंगाल में हुआ था। तो हमारे बहुत से थिंकर हैं जो बंगाल के ही हैं। तो इनका भी बर्थ कहाँ पर होता है, बंगाल में। एंड इनका ओरिजिनल नेम क्या था, अरविंदा एक्वायर्ड घोष। एंड इनके फादर का नाम था कृष्णधन घोष, जो एक असिस्टेंट सर्जन माने जाते हैं। तो जो इनकी अर्ली लाइफ है, अर्ली लाइफ में जो 7 इयर्स के इंडिया में रहते हैं और उसके बाद इंग्लैंड मूव कर जाते हैं, क्योंकि इनके फादर थे, वो चाहते थे मेरा बेटा है, इनके ऊपर इंडियन कल्चर, इंडियन मूवमेंट्स का इम्पैक्ट ज़्यादा ना हो, इसीलिए वो इनको इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेज देते हैं। तो इनकी स्कूलिंग भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में होती है, लॉरेट कॉन्वेंट स्कूल दार्जिलिंग में 79 में। तो 72 में बर्थ होता है, 7 इयर्स के थे जब जे इंग्लैंड को चले जाते हैं। एक छोटा सा बच्चा इंग्लैंड चला जाता है, जब वो रिटर्न वापस इंडिया में आता है तब भी उसमें देशभक्ति की बहुत ज़्यादा भावना थी। उन्होंने पैट्रियटिज्म को बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर दिया, नेशनलिज्म को स्प्रेड कर दिया। तो जो हम इसके बेस हैं, वो बेस इसके बचपन में ही बोए गए थे कि कैसे हम फॉरेन में भी रहकर अपने देश के लिए, अपनी मदरलैंड के लिए, इसको लिबरेट करने के लिए काम करना है। तो जी ऐसी थिंकिंग थी। तो जी बहुत ही इंटेलिजेंट थे। ICS इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम होता है, इनके फादर चाहते थे कि जो इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम है वो क्लियर करे। तो जो 250 स्टूडेंट्स थे, उनमें से इनका 11th रैंक आया था। तो इसलिए फिर उसके बाद इनकी 2 इयर्स की ट्रेनिंग होती है किंग्स कॉलेज, लेकिन इनको कोई भी ICS में इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि जी ब्रिटिश की गुलामी नहीं करना चाहते थे। तो इन्होंने ICS को ज्वाइन ही नहीं किया। तो इस टाइम में कुछ चेंज आते हैं।
तो उसमें पैट्रियटिज्म इन इंग्लैंड है वो भी स्टार्ट होते हैं। इन्हों का इंटरेस्ट नहीं है आईसीएस में, तो इंटरेस्ट कहाँ है, देश की भक्ति में है। तो पैट्रियटिज्म सिर्फ इंडिया में नहीं इंग्लैंड में भी था। तो जे अपनी स्कूलिंग एक्टिविटीज में भी ऐसे ही इन्वॉल्व रहते थे जैसे देशभक्ति की फीलिंग होती है। जे अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज डेज हैं इनमें भी जे ऐसे ही थे जिसमें देश को लिबरल करने में बहुत ही इंटरेस्टेड थे। जे क्या कहते हैं, स्पिरिचुअली अफिनिटी फॉर इंडियन कल्चर। तो इनकी इंडियन कल्चर के लिए फॉरेन में रह रहे हैं, आईसीएस का एग्जाम क्लियर कर लिया, फिर भी इनकी अपनी मातृभूमि के लिए स्पिरिचुअल एफिनिटी थी। एंड एट द एज ऑफ 14, अभी 14 ईयर्स के हुए हैं, he felt that the mission of his life was to work for the liberation of India। तो इन्होंने सोचा मेरी लाइफ का मिशन क्या है, अपने देश को आज़ादी दिलाना ही मेरी लाइफ का मिशन है। मेरी लाइफ का मिशन आईसीएस नहीं बनना है। जी तो इनके पापा का इंटरेस्ट था, फादर के इंटरेस्ट की वजह से जो आईसीएस है वो एग्जाम देते हैं, लेकिन इनके इंटरेस्ट तो देश को आज़ादी दिलाने में था, उसके लिए काम करना था। इसीलिए तो जो बहुत ही एक्टिव मेंबर्स थे ऑफ मजलिस। तो मजलिस क्या थी, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो क्या कर रही थी, देश को लिबरल कराने के लिए एक्टिविटीज कर रही थी। तो इसके जो कुछ साल प्रेसिडेंट भी रहते हैं एंड उसके बाद जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइज करते हैं जो सीक्रेट सोसाइटी है वो कहलाती है। और उस सीक्रेट सोसाइटी का नाम क्या था, लोटस एंड डैगर। तो लोटस एंड डैगर जो सोसाइटी है, जिस सीक्रेट सोसाइटी क्या कर रही है, जिस सीक्रेट सोसाइटी भी देश को लिबरल कराने के लिए काम कर रही है। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस था, सीक्रेट सोसाइटी लोटस एंड डैगर्स जे क्या करती है, जब तक मिशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक जे पीछे नहीं हटेंगे। तो इसीलिए जे बहुत अच्छे से काम कर रही थी। तो इस तरह जे इंग्लैंड में है, इंग्लैंड में भी देश के लिबरल कराने के लिए बहुत से इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। तो जो जे 2 क्वेश्चंस हैं, मजलिस एंड लोटस एंड डैगर्स, जे एमसीक्यूज के लिए नेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एंड आफ्टर दैट हम करते हैं जो इंग्लैंड में रहते हैं, इंग्लैंड से इंडिया को वापस आते हैं, रिटर्न टू इंडिया। तो 72 में बर्थ होते हैं, 91 में जे क्या करते हैं, आईसीएस के एग्जाम क्लियर करती हैं। तो फिर 2 साल वो कॉलेज में ज्वाइन करते हैं, लेकिन आईसीएस को छोड़कर कहां पर आ जाती है, इंडिया में वापस आते हैं 6 फरवरी 1893 को। तो वो क्या करते हैं, इस टाइम वो मिलते हैं एक वार्ड ऑफ बड़ौदा। तो ये क्या थे, जो महाराजा ऑफ बड़ौदा है वो इंग्लैंड गए हुए थे। तो उनके एक वार्ड है वो भी कहां पर थी, बड़ौदा में ही थे। तब जब अरविंदो घोष एंड गेवोर्ड है आपस में मिलते हैं, उसके बाद गेवोर्ड अरविंदो घोष की पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। तो महाराज ऑफ बड़ौदा एंड जो अरविंदो घोष है आपस में मिलते हैं एंड इसलिए उनको जॉब मिल जाती है अंडर महाराजा ऑफ बड़ौदा। तो जे चाहते ही थे इंडिया वापस आना, जे ब्रिटिशर के अंडर काम नहीं करना चाहते थे। तो महाराजा बड़ौदा उनको जॉब ऑफर करते हैं, तो जे ले लेते हैं और अब इसको क्या करना था, इंडिया में वापस आना था। तो जे इंडिया वापस आने की तैयारी करते हैं। तब जब जे महाराजा बड़ौदा के अंडर वर्क करते हैं तो वहां पर सर्व करते हैं एज रेवेन्यू ऑफिसर, फिर लैंड सेटलमेंट ऑफिसर, क्योंकि जे इंटेलिजेंट तो थे, इन्होंने आईसीएस है वो भी एग्जाम क्लियर किया था और उसके बाद पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ किंग जे भी बन जाते हैं। तो उसके बाद इनका इंटरेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से छोड़कर डिफरेंट मूव में चला जाता है कॉलेज लाइफ में, जो लेक्चरर बन जाते हैं। देन सर्व्ड एज अ लेक्चरर ऑफ फ्रेंच। तो पहले फ्रेंच की प्रोफिशिएंसी तो थी क्योंकि जे इंग्लैंड में पढ़े हैं, और उसके बाद जे इंग्लिश के प्रोफेसर बन जाते हैं। तो टाइम के साथ जैसे एक्सपीरियंस होता है, जब बड़ौदा कॉलेज के प्रिंसिपल बन जाते हैं और जो नेशनल कॉलेज जब वो ओपन होता है इसके फर्स्ट प्रिंसिपल भी कौन थे, श्री अरविंदो घोष ही थे। तो इस तरह से इंडिया में आते हैं, इंडिया में पहले महाराजा बड़ौदा के अंडर काम करते हैं, फिर एक प्रोफेसर बन जाते हैं, तो उसके बाद प्रिंसिपल बन जाते हैं, जिसमें अपनी एक्टिविटीज हैं, एक्टिविटीज को नेशनल मूवमेंट्स हैं इनको बहुत ज़्यादा स्प्रेड करते हैं। तो इनकी लाइफ के 2 फेजेस माने जाते हैं, फेजेस ऑफ अरविंदोस लाइफ एंड राइटिंग्स। इनकी लाइफ के राइटिंग के क्या 2 फेज है। फेज 1 आता है 1902 से लेकर 10 तक,
जिसमें पॉलिटिकल एक्टिविज्म था। एंड उसके बाद फेज 2 आता है 1910 से 50 तक, जिसको स्पिरिचुअल एक्टिविज्म कहते हैं। तो 1908 है, इसमें अलीपुर बम कॉन्स्पिरेसी होती है, जिसमें श्री अरबिंदो घोष जी हैं, इनको 1 ईयर की पनिशमेंट हो जाती है। तो देश के लिए इन्होंने क्या किया, 1 साल की पनिशमेंट ली। तो जब इनको 1 साल का एकांत में कारावास हुआ था, तो इसके बाद इनकी लाइफ चेंज होती है, जो स्पिरिचुअल एक्टिविज्म में मूव कर जाते हैं। तो इनकी लाइफ को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसीलिए तो हम क्या कह रहे हैं, जो अरविंदो घोष जी हैं, इन्होंने नेशनलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म इन दोनों को ब्लेंड किया है। तो जिस स्पिरिचुअल एक योगी बन जाते हैं, जो खुद भी कहते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद जी हैं, उन्होंने योग सीखा था, वो मेरे सपने में आते हैं, मुझे योग सिखाते हैं। इस तरह से स्पिरिचुअल एक्टिविज्म बन जाते हैं। एंड इनकी राइटिंग वर्क की बात करते हैं, तो कुछ पॉलिटिकल एक्टिविज्म के रिगार्डिंग करें तो 1905 में वंदे मातरम एक न्यूज़पेपर था, इंग्लिश न्यूज़पेपर, जो विपिन चंद्र पाल जी हैं, इसके एडिटर थे, इनके साथ काम करते हैं। तो वंदे मातरम में अपनी पोइम्स हैं, राइटिंग्स हैं, एसे हैं, इनके थ्रू क्या करते हैं, लोगों को अवेक करते हैं। एंड 1909 में वीकली जर्नल्स हैं। जब 1908 में क्या होती है, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी होती है, उसके बाद 1 साल की पनिशमेंट होती है। 1909 में वापस आते हैं। जब वापस आते हैं, वीकली जर्नल्स हैं, वीकली जर्नल स्टार्ट करते हैं, जिसमें एक आता है कर्म योगिन, जो इंग्लिश में पब्लिश होते हैं। उसके बाद धर्म इन बंगाली। तो ये 2 न्यूज़पेपर हैं, वीकली जर्नल्स हैं, जी स्टार्ट करते हैं। एंड 1922 में एसेस ऑन गीता है, वो लिखते हैं, जिसमें गीता का उपदेश है वो डिफाइन करते हैं। कैसे गीता में डिफाइन किया गया है कि अगर आपके साथ कोई जुल्म करता है, आपको जुल्म है, उसको सहन नहीं करना है। 1899 में इन्होंने एक बुक लिखी थी, लव एंड डेथ, जो बहुत सी पोइम है, वो पोइम्स हैं जो पब्लिश होती है 1924 में, जिसमें भी इनकी देशभक्ति है वो स्प्रेड होती है, जिसमें इन्होंने अपने देश के लिए मरने तक की बात की है। तो जो पॉलिटिकल एक्टिविज्म के रिगार्डिंग है। एंड इनका सेकंड फेज है स्पिरिचुअल एक्टिविज्म। इसके अकॉर्डिंग भी इन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी हैं, जैसे 1918 में आती है द आइडल्स ऑफ ह्यूमन यूनिटी। तो ह्यूमन यूनिटी ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिटी को हम कैसे एक यूनाइट कर सकते हैं, जिसमें जितने भी रेसिस है, सभी रेसिस क्या है, एक हैं, इनके रिगार्डिंग लिखा है। 1919 में बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक आती है द लाइफ डिवाइन, जिसमें इन्होंने डिफाइन किया है कैसे स्पिरिचुअली एवोल्यूशन होती है। एक मैन मेंटल लेवल से सुप्रा मेंटल लेवल में पहुंच सकते हैं, जैसे हम नॉर्मल से कैसे समाधि में पहुंच सकते हैं, वो चीजें डिफाइन की है। 1940 में सवित्री अ लेजेंड एंड अ सिंबल, जिसमें महाभारत है, महाभारत में जो भी कुछ इंसिडेंट्स होते हैं वुमेन के रिगार्डिंग, जो भी इनजस्ट होता है, उन सबको लेकर इन्होंने डिफाइन किया है। 1948 में सिंथेसिस ऑफ योगा है, वो डिफाइन करते हैं। एंड 1949 में द ह्यूमन साइकिल है, वो आती है। 1914 में सीक्रेट ऑफ द वेदास है, इसका फर्स्ट इशू आता है। लेकिन 1956 में इनकी डेथ के बाद जो सीक्रेट ऑफ द वेदास है, हाइम्स ऑफ द एट्रिस हैं और सिलेक्टेड हाइम्स हैं, इन सबको इंक्लूड कर दोबारा से रीप्रिंट होती है सीक्रेट ऑफ द वेदास इन 1956। एंड 46 में हाइम्स ऑफ द मिस्टिक फायर है, ये बुक पब्लिश होती है। तो इसमें स्पिरिचुअलिज्म के रिगार्डिंग लिखा है। एंड इसमें क्या लिखा है, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है इनके रिगार्डिंग लिखा है। तो हर एक में इन्होंने मिक्सचर किया है, नेशनलिज्म को भी एंड इसके साथ साथ जो स्पिरिचुअलिज्म है उसको भी। तो महाभारत की कहानियां, गीता का उपदेश है, वो देकर लोगों को जागृत करने का काम है श्री अरविंदो घोष जी ने किया है। तो इनके काम के लिए इनको 2 टाइम्स नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट भी किया गया था, लेकिन ये दोनों बार सिलेक्ट नहीं होते हैं। तो फर्स्ट टाइम क्या है, 1943 में
फॉर लिटरेचर के लिए नॉमिनेट होते हैं। 1950 में पीस के लिए नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट होते हैं। तो इन्होंने बहुत से वर्क किए हैं जो इनकी राइटिंग्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाती हैं। तो इनकी राइटिंग्स के ऊपर भी शॉर्ट क्वेश्चन है वो आ जाता है। तो आपने स्टार्टिंग करनी है इनके न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर है 1905, 1909 वंदे मातरम एंड वीकली जर्नल्स कर्म जॉग इन इंग्लिश धर्म इन बंगाली। जे न्यूज़पेपर हैं, इनकी राइटिंग्स हैं, ये बुक्स की क्रोनोलॉजी है, जे यूजीसी नेट है, इसके एग्जाम में भी बहुत टाइम्स क्वेश्चन आता है। तो विद दिस हमने आज इनकी बेसिक इंट्रोडक्शन है वो की है। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे इनकी लाइफ की 2 फेजेस, पॉलिटिकल एक्टिविज्म एंड स्पिरिचुअल एक्टिविज्म। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।